Okay, so बच्चों, today we are moving towards the chapter which is known as nitrogen and sulfur. इस कंपाउंड का इस चैप्टर को हमने पढ़ना है और बड़ा ही छोटा सा चैप्टर है, कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है ये। बहुत मजे का चैप्टर हो सकता है आपके लिए और बहुत छोटा सा चैप्टर हो सकता है। आप इजीली इसको कर सकते हो और आप इसमें अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो अगर आप इसको टाइमली इसको याद कर लो, अगर टाइमली आप इसको देख लो। सही है, तो इसके अंदर आपके पास पहला जो आपके पास इस चैप्टर के अंदर जो इसका लर्निंग आउटकम है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली, वो है लैक ऑफ रिएक्टिविटी। लैक ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन, लैक ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ये देख लीजिएगा, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात की जा रही है यहाँ पर। As we know that nitrogen having 5 electrons in the outermost shell, 1, 2, 3, 4, 5, and the second nitrogen atom also have 5 electrons in the outermost shell. So when they want to complete their octet, they just share 3 electrons each. एक नाइट्रोजन एटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है, यानी कि एक नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए। सो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक इट डाउन। तो मेरे ख्याल से समवेयर इसकी एनर्जी होती है 945 किलो जूल्स। टूटने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए होती है और ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है और इतनी एनर्जी चाहिए होती है। इस वजह से दिस इज अनरिएक्टिव। ये जो मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड की वजह से ये कैसा होता है, यू कैन से दैट अनरिएक्टिव होता है या लैक ऑफ रिएक्टिविटी शो करता है। रिएक्शन करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी हाई हो सकती है। आप ये कह सकते हैं कि अगर आपको ये रिएक्शन कराना है तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होगी, और जब ज्यादातर रिएक्शंस की एक्टिवेशन एनर्जी हाई हो जाती है तो क्या होता है, आपके पास वो रिएक्शन लेस फीजिबल हो जाता है। इस वजह से आप कह सकते हैं कि इसके अंदर लैक ऑफ रिएक्टिविटी है, एक कम रिएक्शन करता है। ठीक है ना, बट कर सकता है। सो यू कैन से दैट ये कब कर सकता है, ये कैसे कर सकता है। देखो, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एयर के अंदर आपके पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मौजूद हो तो ये एज अ पॉल्यूटेंट कहलाता है। अगर नाइट्रोजन एयर के अंदर अकेली मौजूद हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर ये इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो तो ये क्या कहलाता है, आपके पास पॉल्यूटेंट कहलाता है। और ये एयर में कैसे आ सकता है, देखें एयर में ऑलरेडी हमारे पास बच्चों we already have nitrogen, एयर में हमारे पास मौजूद है, and we also have oxygen। तो ये बन सकता है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं बन सकता है, ये बन सकता है और ये फर्दर ऑक्सीडाइज होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बना सकता है। ये पॉसिबल है, ये बन सकता है। लेकिन क्योंकि नाइट्रोजन आपके पास इसकी रिएक्टिविटी कम है, लैक ऑफ रिएक्टिविटी है इसके अंदर, इसको रिएक्शन करना होगा तो इसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा। सो कब रिएक्शन कर सकता है और कहाँ कर सकता है, दिस इज नोन एज द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के क्या सोर्सेज हो सकते हैं। सो यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस कि बच्चों, द फर्स्ट सोर्स व्हिच यू कैन से दैट इट इज अ नेचुरल सोर्स। भाई नेचुरली ये हमारे हमारे जो है हमारे पास हमारे एटमॉस्फेयर में कैसे आ रही है, नेचुरल सोर्स जो है आपके पास वो है स्काई लाइटनिंग। जब आपके पास ये थंडर स्टॉर्म आता है, स्काई लाइटनिंग होती है, तो उसकी वजह से इतना ज्यादा टेम्परेचर क्या होता है आपके पास क्रिएट होता है कि एयर के अंदर मौजूद नाइट्रोजन मॉलिक्यूल टूट जाता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टूट जाता है, एंड दे जस्ट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो कि एक पॉल्यूटेंट है। ठीक है ना। इसी तरह एक आर्टिफिशियल भी हमारे पास एक कॉज है और एक सोर्स है जिसकी वजह से नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में बन सकती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन सकती है। वो है स्पार्कलिंग इन द इंजन्स। हमारे इंजन्स के अंदर जो स्पार्कलिंग हो रही होती है, काफी टेम्परेचर होता है और वो फ्यूल को कंबस्ट करने के लिए यूज हो रही होती है, तो उसमें भी जब आपके मतलब आपके इंजन के अंदर जो एयर मौजूद होगी, उस एयर में जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होगा वो टूट सकता है उस टेम्परेचर से और वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना सकता है। ठीक है, दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। उसके अलावा हमारे पास इसके अलावा नाइट्रोजन की अगर आप बात करें तो नाइट्रोजन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास अमोनिया। अमोनिया की अगर आप बात करो तो अमोनिया इज द ओनली गैस व्हिच इज बेसिक। ये बड़ी बात की जाती है भाई अमोनिया के बारे में। अमोनिया इज द ओनली गैस व्हिच इज बेसिक इन नेचर। बेसिक गैसेस का अगर आप टेस्ट करें, उसका टेस्ट क्या होता है, we need to place a damn red litmus paper near the gas. Damn red litmus near the gas. So what happened?
इट टर्न्स ब्लू, इट टर्न्स ब्लू। तो ये टेस्ट किसका है? ये टेस्ट है आपके पास अमोनिया गैस का। अमोनिया गैस का क्यों है? दिस इज द ओनली गैस व्हिच इज बेसिक इन नेचर। एंड व्हाई इट इज बेसिक? क्यों बेसिक होती है भाई ये? इसलिए बेसिक होती है कि जस्ट focus the structure of ammonia. This is the structure of ammonia. If you focus, right? We know that nitrogen has a 5 electron in the outermost shell. 1, 2, 3, 4, 5, and each hydrogen has only 1 electron to share. So it would be like this. You can see this. In nitrogen के 3 इलेक्ट्रॉन आपके पास एक इलेक्ट्रॉन हर एक हाइड्रोजन से शेयर हो गया और 2 बच गए। और this is the lone pair which is remain. ठीक है ना? ये लोन पेयर बच गया। तो ये लोन पेयर किसी को भी क्या किया जा सकता है? डोनेट किया जा सकता है। जब ये डोनेट हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगा आपके पास? लोन पेयर डोनर या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। अकॉर्डिंग टू लुइस, लुइस एक साइंटिस्ट था, उसने बताया कि लोन पेयर डोनर्स जो होते हैं, लोन पेयर डोनर्स जो होते हैं वो बेस होते हैं। क्या होते हैं? वो बेस होते हैं। ये आसान अल्फाजों में अगर आप देखें तो जरा इधर देख लीजिए। अगर आपके पास अमोनिया गैस है विच इज NH3 लाइक दिस, और इसके अंदर आपके पास ये लोन पेयर है, कहीं से आपके पास हाइड्रोजन आइन अगर आता है, जस्ट लुक एट ओवर हियर, ये लोन पेयर इस हाइड्रोजन आइन को दे देगा ताकि हाइड्रोजन आइन क्या हो सके आपके पास? हाइड्रोजन आइन आपके पास उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो सके। अब उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे विच इज डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डेटिव कोवलेंट बॉन्ड बन गया। डेटिव कोवलेंट बॉन्ड बन गया। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या चीज है? इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास उसने हाइड्रोजन आइन को गेन कर लिया। हाइड्रोजन आइन क्या होता है? इट इज अ प्रोटॉन। इट इज व्हाट? अ प्रोटॉन। जब एसिड्स होते हैं तो वो इन प्रोटॉन्स को क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। तो वो डेफिनेशन बन जाती है प्रोटॉन डोनर्स आर एसिड्स। और प्रोटॉन एक्सेप्ट करना जो होगा वो क्या कहलाएगा आपके पास? वो आपके पास कहलाएगा बेस। bases are proton acceptors. So you can even say that according to Bronsted-Lowry, according to Bronsted-Lowry concept, proton acceptors are actually bases. You can say that proton acceptors are actually bases. Proton acceptors are actually bases. You can see this. ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर हमें पागल बनाया है। बेचारा ब्रॉन्स्टेड-लॉरी जो था, इन्होंने अच्छी डेफिनेशन दी प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। उसने लुइस ने इसी की थ्योरी को दूसरे अल्फाजों में बयान कर दिया। जाहिर सी बात है लोन पेयर अपना डोनेट करेगा तभी तो वो हाइड्रोजन आइन को एक्सेप्ट करेगा ना। तो ये बस दोनों सेम चीजें हैं, अलग अलग अल्फाजों में बयान की गई हैं और अलग अलग साइंटिस्ट ने बयान की गई हैं। तो ये दो अलग अलग डेफिनेशंस बन गई हैं। ठीक है, बट यू कैन सी दिस इन बोथ ऑफ द केसेस अमोनिया इज एक्चुअली वर्किंग एज अ बेस बिकॉज even receiving the proton as well, and it is even donating the lone pair of electron as well. So according to Lewis or according to Bronsted-Lowry, in both of the cases it is actually base. Or if you want to talk about Arrhenius, just look at over here. Arrhenius is one of the scientists who you can say that इसने हमें बताया था कि एक और भी कोई चीज हो सकती है जो कि बेस हो सकती है। उसने बताया था हाइड्रोजन आइंस जो प्रोड्यूस करेगा एक्वा सॉल्यूशंस में वो एसिड होगा, और जो OH नेगेटिव आयन यानी हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा एक्वस सॉल्यूशंस में वो आपके पास क्या होगा? बेस होगा। तो व्हेनेवर यू डिसॉल्व NH3 इनटू द वाटर यू हैव सीन दैट कि आपके पास NH4 पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयंस भी जनरेट होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिस्ट अमोनिया हर हाल में ही बेस बन रहा है। वैसे हमारे सिलेबस में सिर्फ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी वाला केस है, लेकिन क्योंकि तीनों डेफिनेशन हमारे सिलेबस में है एसिड बेस में तो मैंने इसके आपको डिफाइन भी कर दिया, एग्जाम में पूछ सकता है। Right, so you need to keep remember the basicity of ammonia according to Bronsted-Lowry. ये आपको पता है यहाँ पर अमोनिया के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो it is actually proton acceptor, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, that is why it is base. All right बच्चों, सही फिर से एक्सप्लेन कर दो जरा। बेटा जिसके पास लोन पेयर होता है ना, जिसके पास लोन पेयर होता है वो लोन पेयर डोनेट करके डेटिव कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। जब डेटिव कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है इसका मतलब ये है कि वो हाइड्रोजन आयन को गेन कर सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन जो होता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन जो होता है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है ना? अब जस्ट लुक एट ओवर हियर, फॉर सपोज आपके पास NH3 है, NH3 को आपने डाला किसके अंदर? HCl में ना। फॉर सपोज आप HCl में डालोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? एसिड बेस का रिएक्शन होगा, आपके पास अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। ये बना कैसे? जस्ट लुक एट ओवर हियर, अमोनिया जो है इसके पास लोन पेयर मौजूद है, और ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड है ना, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट इज व्हाई द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर टुवर्ड्स क्लोरीन। तो ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव बन जाता है। पार्शियल मतलब स्लाइटली सा इसके इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन की तरफ जा चुके हैं।
जब अमोनिया ये बात देखेगा कि यार ये पॉजिटिव है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो फौरन से इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर देगा और इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने के बाद इसको अपने साथ कर लेगा। जब इसने इसको अपने साथ कर लिया तो ये इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया। जब इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया तो इट इज फॉर्मिंग अमोनियम आइंस और क्लोराइड आइंस अलग हो गए। ठीक है ना, अब ये आयोनिक बॉन्ड बना लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव को इलेक्ट्रोस्टैटिकली अट्रैक्ट करेगा और अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। ऑलराइट, so the one which is accepting hydrogen ions, it is always base. All right, Okay, Yes, sir. sir. you can even write the reaction of ammonia with sulfuric acid as well. सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनिया जब मिलते हैं बच्चों तो ये क्या बनाते हैं, आपके पास अमोनियम सल्फेट बनाते हैं। दिस इज आल्सो द रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। ये भी एक रिएक्शन है एसिड और बेस का। अमोनिया इज बेस एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज एसिड, सो यू कैन से दैट दिस इज आल्सो वन ऑफ द रिएक्शन बिटवीन दीस एसिड एंड बेसेस। ऑलराइट, Yes, sir. Yes, sir. we have one more chemical property of ammonium salts. If you remember in your O levels we did that, I think so you need to do this. आपको करना चाहिए था और हमने किया, अभी हम कर लेते हैं, अगर नहीं किया तो कोई मसला नहीं है। अमोनियम सॉल्ट्स, whenever you are going to react ammonium salts with alkalis, जब कभी भी आप अमोनियम सॉल्ट्स को alkalis से रिएक्ट कराओगे हमेशा आपके पास क्या बनेगा, सॉल्ट, ammonia gas or water molecule. You need to keep remember this as well. This is the property of ammonium salts. For suppose आपके पास है अमोनियम क्लोराइड, आप इसका रिएक्शन कराते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो क्या होगा आपके पास बच्चों, ये सोडियम और ये क्लोरीन आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, सॉल्ट बना लेंगे, which is NaCl. This ammonium would release ammonia gas and the remaining H combined with OH to produce water. All right बच्चों, Yes, sir. इसी तरह कोई सा भी आपके पास अमोनियम सॉल्ट होगा, फॉर सपोज इफ यू हैव अमोनियम सल्फेट, अगर आपके पास क्या हो, अमोनियम सल्फेट हो, इसका रिएक्शन आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा दें, which is normally this reaction normally occur in the fields for the farmers. Farmers जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं just to reduce the acidity of the soil and this is one of the nitrogenous fertilizer, वो ऐड करते हैं, फिर भी nitrogenous fertilizer वर्कआउट नहीं कर रहा होता। उसकी वजह क्या होती है, यू कैन सी दिस के यहाँ सॉल्ट बन गया है, साथ साथ अमोनिया गैस रिलीज हो गई है। अब जो नाइट्रोजन कंटेंट आपने डाला था वो नाइट्रोजन कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया गैस रिलीज हो गया। जब नाइट्रोजन कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया रिलीज हो गया तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर वर्कआउट कैसे करेगा, ये नाइट्रोजन कंटेंट से करता है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, तो वर्कआउट अब वही चला गया, तो बचा क्या, फील्ड के अंदर, राइट बच्चों। Yes, sir. So this is one of the other property of ammonia that you need to keep remember in our syllabus. ठीक है, अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि नाइट्रोजन के दो कंपाउंड्स जो ऊपर हमने लिखे हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसके जो नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी हमारे सिलेबस में मौजूद है। और इनका प्रॉब्लम क्या है भाई, इनका प्रॉब्लम भी आपको पता होना चाहिए। एक तो ये एसिडिक होते हैं, ठीक है ना, जब ये पानी में डिजोल्व होते हैं, जैसे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, जब ये पानी में डिसॉल्व होगा बच्चों, सो इट वुड फॉर्म व्हाट, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस एसिड सॉरी। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब पानी में डिसॉल्व होगा तो आपके पास क्या बनाएगा, नाइट्रिक एसिड। तो ये दोनों जब पानी में डिसॉल्व होते हैं तो ये एसिडिक होते हैं, और जब ये एसिडिक होते हैं तो ये क्या कॉज कर सकते हैं, द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद दीस टू ऑक्साइड्स इज एक्चुअली दे कॉजेस एसिड रेन। क्या करते हैं बच्चों, ये एसिड रेन कॉज करते हैं, और वी नीड टू नो दिस कि भाई एसिड रेन होती है तो क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। एसिड रेन होगी तो क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं बच्चों, मेटल ब्रिजेस जो होते हैं आपके पास वो कोरोड हो सकते हैं, राइट, यू कैन से दैट मेटल ब्रिजेस कोरोड, आपके पास मेटल ब्रिजेस खराब हो सकते हैं। उसके अलावा लाइमस्टोन बिल्डिंग्स जो होती हैं आपके पास वो डैमेज हो सकती हैं, लाइमस्टोन बिल्डिंग्स कैन बी डैमेज, आपके पास डैमेज हो सकती है क्योंकि रिएक्शन हो जाएगा और वो सॉल्ट बना लेंगे। उसके अलावा आपके पास मैरीन लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, मैरीन लाइफ क्योंकि एसिडिक वाटर में नहीं रह सकती कोई भी मैरीन लाइफ, तो वो उनके लिए मर सकती हैं, उनको नुकसान हो सकता है। और इन्फेक्शियस डिसीजेस हो सकती हैं हम इंसानों को। ये इन्फेक्शियस की स्पेलिंग क्या होती है, शायद यही होती है, ये देख लीजिएगा। स्पेलिंग मार्क्स नहीं करते हैं और मुझे स्पेलिंग्स का बड़ा प्रॉब्लम है, मैं भूल जाता हूँ मैं स्पेलिंग्स अक्सर बचता है। ठीक है, देख लीजिएगा, शायद यही होती है।
उसके बाद आपके पास ये इसकी प्रॉब्लम है एसिड रेन के। इसके अलावा इसका जो एक बड़ा प्रॉब्लम है ना, जो कि पेपर में बहुत पूछा जाता है, वो ये है प्लस, जो इसका एक प्रॉब्लम है वो है फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक क्रिएट करता है भाई ये आपके पास नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो होते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो चाहे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, ये क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं किसके साथ, अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स के साथ। ये किसके साथ रिएक्शन करते हैं, अनबर्न हाइड्रोकार्बन के साथ। जब ये अनबर्न हाइड्रोकार्बन यानी कि ऑक्टेन या मीथेन जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद होगा, इन दोनों के साथ जब ये रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे बच्चों, फोटोकेमिकल स्मोक। क्या बनाएंगे, ये फोटोकेमिकल स्मोक बनाएंगे बच्चों, यू नीड टू कीप रिमेंबर। और इस फोटोकेमिकल स्मोक का सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो होता है, यानी कि जिसकी वजह से ये फोटोकेमिकल स्मोक बनती है, उसको हम बोलते हैं पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। क्या बोलते हैं उसको, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये प्रॉब्लमेटिक कंपाउंड है जो कि बन रहा है, जिसको आप क्या बोल सकते हो, पैन भी बोल सकते हो। जिसको आप क्या बोल सकते हो, पैन भी बोल सकते हो, ये नाम भी आप इसको दे सकते हो। ये है, इट इज एक्चुअली द कंपोनेंट व्हिच इज फॉर्म इन द फूड केमिकल स्मोक व्हिच इज अ हैजर्डस थिंग फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। राइट बच्चों। यस सर। अब इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, अब देखें स्काई लाइटिंग जो हो रही है उसका तो हम हमारे हमारे साथ कोई मामला नहीं है, हम उसको नहीं रोक सकते क्योंकि वो नेचुरल एक प्रोसेस है, उसको वी कैन नॉट स्टॉप ना। तो उसके अलावा हम जो कर सकते हैं वो हम क्या कर सकते हैं भाई, हम सिर्फ ये काम कर सकते हैं, हम गाड़ियों के अंदर बनने वाला जो प्रॉब्लमेटिक आप कह सकते हैं कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, हम उसको रोक सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक हल है, और वो क्या है, कैटालाइटिक कन्वर्टर। वी कैन इंस्टॉल कैटालाइटिक कन्वर्टर इन आवर कार्स। और ये कन्वर्टर्स क्या कर सकते हैं, ये कुछ हद तक नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की कंटेंट को दुनिया से रोक सकते हैं, बचा सकते हैं। सो दिस कैटालाइटिक कन्वर्टर लुक लाइक दिस। ये कैटालाइटिक कन्वर्टर कुछ इस तरह से दिखता है। इसके अंदर आपके पास क्या लगा हुआ होता है बच्चों, हमारे पास इसमें एक जाली टाइप की होती है, और इस जाली के अंदर क्या होता है, आपके पास प्लेटिनम होता है या रोडियम होता है, ठीक है ना। अब ये कार इंजन है, कार इंजन के अंदर आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड भी जनरेट हो सकती है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी जनरेट हो सकती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी जनरेट हो सकती है, और अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स भी बन सकते हैं, जो अगर ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं कंप्लीटली बर्न हो पाए होंगे तो वो भी इसके अंदर बच सकते हैं। तो कार एग्जॉस्ट से क्या चीज निकलती है, कार एग्जॉस्ट से सिर्फ आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर या नाइट्रोजन गैस निकलती है। तो ये फायदा है कैटालाइटिक कन्वर्टर का कि ये हार्मफुल गैसेस को लेस हार्मफुल में कन्वर्ट करके निकाल देता है। Definitely carbon dioxide is one of the harmful gas. It is actually the gas which is causing global warming in the universe, but still इसका प्रॉब्लम 10 साल बाद क्रिएट होता है, 2 डिग्री हर 10 साल बाद इंक्रीज करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड सडन आपके पास जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि चलो खैर 10 साल बाद और नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे। और अब खैर कार्बन डाइऑक्साइड वाला नुकसान भी काफी बढ़ गया है, काफी गर्मियां होने लगी हैं, काफी ग्लेशियर पिघलने लगे हैं, तो उसकी वजह से लोगों ने इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ रुख कर लिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं चाहिए उनको एटमॉस्फेयर में, ठीक है ना। बट जस्ट लुक एट ओवर हियर कि ये करता क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर जनरेट होगी तो ये उसको फर्दर ऑक्सीडाइज कराकर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। फॉर सपोज अगर अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स जनरेट हो जाएंगे तो वो उसको फर्दर कंबस्ट कर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर आपके पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों ही मौजूद हो तो ये उसको कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। तो ये 3 काम है जो कि कैटालिस्ट का ये कैटालाइटिक कन्वर्टर कर रहा होता है, और ये कैटालिस्ट की प्रेजेंस में कर रहा होता है, और कैटालिस्ट आपके सामने है प्लेटिनम और रोडियम। इज दैट रॉन्ग बच्चों? यस सर। अच्छा, इसके साथ साथ आपके पास एक और प्रॉब्लम है जो कि ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की हो सकती है, और वो क्या हो सकती है भाई, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है ना आपके पास, अगर आपके अर्थ में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या डाइऑक्साइड मौजूद हो, सॉरी डाइऑक्साइड अगर मौजूद हो, तो वो क्या करती है, वो सल्फर डाइऑक्साइड को आपके एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड को क्या कर सकती है, ऑक्सीडाइज करा सकती है, सल्फर डाइऑक्साइड बना सकती है, और फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड दोबारा बन जाता है। अभी जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होता है ना, ये
फर्दर ऑक्सीडाइज होकर दोबारा से क्या बना लेता है बच्चों, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है. So you can see this right now. This is actually following one of the property of catalyst. Initially you have nitrogen dioxide and it is completely withdraw as well. So this is one of the property of catalyst. You can see this, it completely withdraw हो गया. It is following one of the property of catalyst, completely withdraw. तो आप समझ सकते हैं कि इस रिएक्शन में further oxidation of sulfur या oxidation of sulfur dioxide को आप कह सकते हैं further oxidation या sulfur dioxide की oxidation को ये as a catalyze कर रहा है, ये reaction as a catalyze कर रहा है. sulfur dioxide को अगर आप पानी में dissolve करोगे तो आपके पास बनेगा sulfurous acid, and this sulfurous acid we already talk about in period 3, sulfurous acid. और अगर आप sulfur trioxide को पानी में dissolve करते हो so it would form sulfuric acid, which is more dangerous or more strong acid. So stronger acid होता है ये भाई. ये अगर आप जनरेट हो जाएगा तो फिर एसिड रेन की जो कॉन्सेंट्रेशन है या जो एसिड रेन की जो इंटेंसिटी है नुकसान पहुंचाने की वो बढ़ सकती है. All right, every one of you. Yes, sir. So these are the notes of this chapter that you need to make in your copies, and these all are very important things for small marks in exams. छोटे पार्ट आ जाते हैं इस एग्जाम में इसके, तो आपको पता होना चाहिए सारी डेफिनेशंस. दे कैन आस्क इन एग्जाम के भाई बताइए आपके पास जो है अमोनिया बेस है क्यों है, उसकी एग्जांपल आपसे पूछ सकता है, उसकी डेफिनेशन आपसे पूछ सकता